मिडिल ईस्ट में अकेला ही लड़ रहा है। हम इतना नुकसान अमेरिका को पहुंचा देंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। We're not looking for a ceasefire. We're looking for a total, complete victory. दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। ये बात आप पिछले 3-4 सालों से लगातार सुनते आ रहे हैं। ये बात आपने अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध के दौरान सुना होगा, यही बात आपने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान सुना, और यही बात आपने जब जब इजराइल ने ईरान पर हमले किए हैं उस दौरान भी, और इजराइल का जो गाजा और लेबनान में ऑपरेशन हुआ उस दौरान भी। लेकिन इस बार मामला सीरियस है। इस बार संभव है अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू तो पिछले 3-4 साल से जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार एक और नेता की एंट्री तय मानिए। एंट्री क्या, इन्हीं के खिलाफ सारी जंग है। मैं आयतुल्ला खामनेई की बात कर रहा हूं। ईरान के खिलाफ पूरा का पूरा यूरोप, अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा हो गया है, और ये बात पहले से भी छुपी हुई नहीं है। और इसीलिए जिस विश्व युद्ध के मुहाने की बात हम लोग पिछले 3-4 साल से कह रहे हैं, आप यकीन मानिए इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है कि शायद ये मुहाना आ गया है, कि विश्व जो है उस मुहाने के द्वार पर खड़ा है और वहां से कभी भी विस्फोटक खबर आ सकती है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बकायदा एक कैबिनेट अलर्ट पे डाल दिया है, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक कर सकता है। इसके अलावा जो समझने वाली बात है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कोई बात नहीं, न खाता न बही, जो अमेरिका कहेगा वो सही, अनकंडीशनल सरेंडर ईरान से कहा जा रहा है। ईरान से व्हाइट हाउस कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है अनकंडीशनल, मतलब कोई बातचीत नहीं होगी, कहीं कोई निगोशिएशन नहीं होगा, कोई बातचीत के टेबल पर लेन देन की बात नहीं होगी, पहले सरेंडर करो। अब सवाल है कि क्या ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई ऐसा करने जा रहे हैं? लग तो नहीं रहा है, क्योंकि जितनी बारूदी जंग आपको ईरान और इजराइल के बीच दिखाई दे रही है, उसी तरह की जुबानी जंग नेताओं के बीच में भी है। लगातार बयानात आ रहे हैं, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो, वो चाहे बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से हो, या फिर ईरान के सर्वोच्च नेता की तरफ से। ये सभी नेता एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त बयानबाजी कर रहे हैं, और उसी हिसाब से मिलिट्री एक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब जितना खतरनाक, जितना इंपैक्ट बयान में है, वही इंपैक्ट आपको मिलिट्री एक्शन में भी दिख जाएगा, वो चाहे इजराइल के हो, वो चाहे ईरान के हो। डोनाल्ड ट्रंप से रिपोर्टर ने यह कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, व्हाट डू यू हैव टू से टू द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान हु सेज दैट दे विल नॉट सरेंडर। इससे पहले आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि द सो कॉल्ड लीडर, सुप्रीम लीडर, हमें पता है कि तुम कहां छुपे हुए हो। दूसरी कहानी ये समझिए, जो बेंजामिन नेतन्याहू वो आज के हमले के बारे में कह रहे हैं, आपके स्क्रीन पर जो विजुअल चल रहे हैं, ये इजरायली शेयर मार्केट का है। स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाया है ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स ने। इसके अलावा इजराइल के अंदर हॉस्पिटल्स पर भी हमला किया गया है। उसी हमले का जिक्र करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान के आतंकियों ने मिसाइल लॉन्च किया सरोखा हॉस्पिटल के ऊपर, इसके अलावा सिविलियन पॉपुलेशन को भी निशाना बनाया है। वी विल एक्सेप्ट द फुल प्राइस फॉर द ट्राइंस इन तेहरान। हम पूरी कीमत वसूलेंगे जो कुछ उन आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों के खिलाफ किया है। बेंजामिन नेतन्याहू जो हमला हमने आपको दिखाया स्टॉक एक्सचेंज और हॉस्पिटल के ऊपर। एक और बार जब डोनाल्ड ट्रंप पत्रकारों के बीच बैठे हुए तो उनसे पूछा गया, वो ये कह रहे हैं कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ सीज फायर। सीज फायर वाले मास्टर जी, वो मास्टर जी जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर करा देते हैं, वो मास्टर जी कह रहे हैं हमें सीज फायर नहीं चाहिए। वी आर लुकिंग फॉर टोटल कंप्लीट विक्ट्री। अगेन यू नो व्हाट इज द विक्ट्रीज। आपको पता है कि विक्ट्री कैसी होगी, यानी कि नो न्यूक्लियर वेपन। हम ईरान को किसी हालत में परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देंगे, जो पहले दिन से अमेरिका और इजराइल दोनों ही कह रहे हैं। दर्शकों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बयान या मिलिट्री एक्शन केवल इजराइल या अमेरिका की तरफ से हो रहा है। मिलिट्री एक्शन और बयानबाजी का हर जवाब
अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, अगर बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, तो उस एक एक बयान पर जवाब खुद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के ट्विटर हैंडल के जरिए लगातार दिया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से बहुत सारे ट्वीट्स पिछले 24 घंटे में किए गए हैं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इट वाज ऑलरेडी सस्पेक्टेड दैट यूएस वाज इन्वॉल्व्ड इन द miscellaneous मूव carried out by the Zionist regime, but considering that recent remarks, this suspicion is growing stronger day by day. जो कुछ ईरान और इजराइल के बीच हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा था, मतलब कि ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे अमेरिका है, लेकिन अब जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं, ईरान का भरोसा और बढ़ता जा रहा है कि इन सब के पीछे अमेरिका है। अगले ट्वीट में जो उन्होंने 20 घंटे पहले किया, उसके बाद वो कह रहे हैं द जियोनिस्ट रिजीम यानी इजराइल miscellaneous attack on our country took place at a time when Iranian officials were indirectly engaged in negotiation with the US side. There was no indication on the part of Iran that signaled a military move. ये कह रहे हैं इजराइल ने ऐसे समय पर हमारे ऊपर हमला किया जब हमारे यहाँ के प्रतिनिधि मंडल लगातार बैक साइड पर यूएस के साथ निगोशिएशन में है। हमें अंदाजा भी नहीं था कि इतना बड़ा मिलिट्री मूव हो रहा है। ये बात खामनेई कह रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं द हार्म द यूएस विल सफर विल डेफिनेटली बी इरिपेरेबल इफ दे एंटर दिस कॉन्फ्लिक्ट मिलिटरीली। हम अमेरिका को ये बता देना चाहते हैं कि आपका नुकसान ऐसा होगा कि उस नुकसान की कोई भरपाई नहीं है अगर आप ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में सीधे सेना या सैन्य ताकत के जरिए जुड़ते हैं। अगर अमेरिकी आर्मी, इजरायली आर्मी या अमेरिकी एयरफोर्स इजरायली एयरफोर्स का साथ देने मैदान में उड़ती है तो आपका नुकसान ऐसा होगा जिसका कोई मरम्मत नहीं है। और ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में अमेरिकी बेसेस है और इसीलिए ईरान ये सीधा कह रहा है यूएस को। इसके अलावा कह रहे हैं द यूएस एंटरिंग इन दिस मैटर वॉर इज 100% ऑफ इट्स ओन डिटरमेंट द डैमेज इट विल सफर विल बी फार ग्रेटर देन एनी हार्म दैट ईरान में एनकाउंटर। अगर अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हुआ तो भविष्य में, भूतकाल में या मौजूदा समय में ईरान ने कुछ भी जो कुछ हासिल किया होगा मिलिटरीली, हम इतना नुकसान अमेरिका को पहुंचा देंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। इतना नुकसान जितना नुकसान ईरानियन सेना ने कभी किसी का नहीं पहुंचाया होगा। अमेरिका को हम उस तरह का जवाब देने जा रहे हैं, ये आयतुल्ला खामनेई की तरफ से कहा गया। इसके अलावा लगातार वो कह रहे हैं कि द यूएस प्रेसिडेंट थ्रेटन्स अस, अमेरिका के प्रधानमंत्री हमको धमका रहे हैं। With his absurd rhetoric, he demands that the Iranian people surrender to him. They should make threats against those who are afraid of being threatened. The Iranian nation is not frightened by such threats. धमकी उसको दीजिए जो धमकी से डरता हो। ईरानियंस इस धमकी से नहीं डरते और ना हम इस तरह की धमकी की परवाह करते हैं। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति को खुद खामनेई के ट्विटर हैंडल की तरफ से कहा जा रहा है। उसके अलावा लगातार ट्वीट्स हुए, लगातार, जिसमें कहा गया द वेरी फैक्ट दैट जियोनिस्ट रिजीम अमेरिकन फ्रेंड्स हैव एंटर्ड द सीन and are saying such things is a sign of that regime's weakness and inability. खामनेई दरअसल साफ साफ ये कह रहे हैं कि अमेरिका की इस युद्ध में, इस कॉन्फ्लिक्ट में एंट्री ये बताती है कि इजरायली शासन, प्रशासन और वहां की जो सैन्य ताकत है वो किस कदर हिल चुकी है। अब वो किसी काबिल नहीं बचे हैं और इसीलिए उनको अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अब देखिए, आप सभी नेताओं की भाषा पर गौर करिएगा, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, वो चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो, या चाहे सर्वोच्च लीडर हो ईरान के, इन सभी नेताओं के बयान में कहीं भी आपको ये लग नहीं रहा होगा कि ये टकराव, ये जो युद्ध की कहानी है, ये कहीं से रुकती नजर आ रही है। इसमें कहीं भी आपको सेंस ऑफ डिप्लोमेसी नहीं नजर आ रही होगी। इसमें टोटल 100% सब एक दूसरे को बस धमकी दे रहे हैं और जहां केवल धमकी धमकाना चल रहा हो वहां आप ये समझेंगे कि मामला जो है डिप्लोमेसी की मेज तक आएगा, ये मुश्किल लग रहा है। लेकिन इस कहानी में मुश्किल ईरान के लिए और भी है, वो ये कि ईरान मिडिल ईस्ट में अकेला ही लड़ रहा है। दुनिया भर के मुसलमान चाहे जितनी बात कर लें कि गाजा के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं, ईरान के साथ हैं,
चाहे जितने नारेबाजी हो जाए, जितनी नुक्कड़ नाटक हो जाए, जितने ट्विटर और इंस्टाग्राम पे लोग शेरो शायरी कर लें, लड़ाई युद्ध के मैदान में होती है। लड़ाई सोशल मीडिया से तय नहीं होता है, न लड़ाई के नतीजे। दुनिया भर में अगर आप OIC की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स, तो आपको यह समझ में आएगा दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, 57 मुस्लिम देश। लेकिन जो लड़ाई अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़नी पड़ रही है ईरान को, वो अकेले ही लड़ रहा है। ट्विटर की शेरबाजी या फिर इंस्टाग्राम पर रील, बड़ी बड़ी कहानियां, इनसे ईरान का कुछ नहीं होने जा रहा है। ईरान अकेले ही लड़ रहा है और उस लड़ाई में खुद अकेले बर्बाद भी हो रहा है। अब आपको यह समझना पड़ेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आप अगर मिडिल ईस्ट देखेंगे तो मिडिल ईस्ट देखिए, यह रहा ईरान, इराक, अजरबैजान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, यमन, ओमान, इतने सारे देश हैं। कोई ईरान के समर्थन में नहीं है। कोई खुल के नहीं कह रहा कि हम आपका सैन्य सहायता में मदद करेंगे। भाई अमेरिका उतनी दूर है इजराइल से, कर रहा है सैन्य मदद। ईरान की मदद ईरान के पड़ोसी ही नहीं करने को तैयार। वही नहीं, जिन प्रॉक्सीज के जरिए जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस तैयार किया था ईरानियंस ने कि भाई हम जो है, चूंकि हमारे पास तो दूसरे देश हैं नहीं मदद के लिए, तो हम ऐसे ऐसे संगठन तैयार करेंगे अलग अलग इलाकों में जो जरूरत के समय हमारी मदद करेंगे। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह था, गाजा में था, ये रहा इजराइल, गाजा में था हमास, यहां यमन में है हुतीज। लेकिन कोई भी प्रॉक्सी जो एक दौर में हथियार, पैसा, सब कुछ ईरानियंस का, आज के दौर में ईरानियंस ने कहा हिजबुल्लाह को लड़ने को, ये सब के सब खुद इतने बर्बाद हो चुके हैं पिछले 3-4 सालों में। वो चाहे हिजबुल्लाह हो या फिर हमास हो, ये लगभग खत्म हो गए। इन प्रॉक्सीज में वो ताकत नहीं बची। दूसरा, सीरिया में जो समर्थित गवर्नमेंट थी इस जगह पर, बशर अल असद की, ईरान समर्थित और रशिया समर्थित, वो सरकार चली गई। तो अब ईरानियंस अकेले हैं, बगदाद से बेरूत तक अकेले। और यही सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि इजराइल के पीछे अमेरिका और पूरा का पूरा यूरोप खड़ा है। ईरान के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन केवल इंटरनेट पे हैं। इंटरनेट पे शेरो शायरी, एकदम कव्वाली, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस कव्वाली से बात बनेगी नहीं। लखनऊ में बैठ के कोई मैडम अगर बढ़िया शायरी कर दे रही हैं, उससे ईरान का कुछ नहीं होना है। उनको कुछ व्यूज मिलेंगे, लाइक्स मिल जाएंगे, शेयर मिल जाएगा, वो सब ठीक है। लेकिन ईरानियंस इस युद्ध में अकेले हो गए हैं। और एक कारण यह भी है कि मिडिल ईस्ट के अधिकतर देश सुन्नी हैं, ईरान शिया देश है। और यही कारण है, और एक बड़ा कारण यह है जो ईरान की इस कदर पिटाई हो रही है, वो एक बड़ा कारण यह भी है जो इजराइल एक न्यूक्लियर पावर है, ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं है। यानी कि जो न्यूक्लियर डिटरेंस होता है, अगर वो डिटरेंस होता ईरानियंस के पास भी, तो जिस बेकदरी के साथ अमेरिका और इजराइल ईरान पर या फिर पूरे मिडिल ईस्ट में जिस लेवल का ऑपरेशन चलाते हैं, वो नहीं हो सकता था अगर ईरान भी मिडिल ईस्ट के अंदर न्यूक्लियर पावर होता। ये सब कुछ, वो चाहे गाजा का ऑपरेशन हो, चाहे लेबनान का या सीरिया, कहीं भी अगर मिडिल ईस्ट के अंदर कोई और भी देश पावर होता न्यूक्लियर पावर, तो इस कदर की मारकाट नहीं मचती। फिर दुनिया दोनों देशों को बैठकर शांत कराती कि नहीं युद्ध नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर दुनिया को खतरा था, दोनों ही न्यूक्लियर देश थे। अभी क्या है, केवल इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर है, और इजराइल इस बात को समझता है कि चूंकि ईरान के पास वो पावर है नहीं, तो वो जो मर्जी, जिस मर्जी और जिस भी इंपैक्ट के साथ, मिलिट्री इंपैक्ट के साथ ऑपरेशन करना चाहता है वो कर रहा है। और यही कारण है कि इतना सब कुछ ईरानियंस के साथ हो रहा है, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर नहीं है। और ये बात ईरानियंस भी बेहतर समझते हैं, और यही कारण है कि वो कहते हैं कि जी हम भी एक दिन न्यूक्लियर पावर बनेंगे। एक और देश है न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान, इस्लामिक देश है, लेकिन हवाबाजी के लिए ये लोग कहते हैं कि 57 के 57 मुस्लिम ममालिक के लिए हमारे न्यूक्लियर वेपन है। ईरानियंस ने ये बात टेलीविजन पे कह दी। अगले ही दिन विदेश मंत्री इशाक डार अपनी संसद में क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि
अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है, और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं और पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है, और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए है। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त, क्योंकि इंडिया को तो कोई मौका चाहिए था। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भाई ने बात भी की है, तो मैंने सोचा कि मैं हाउस को जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं बैठा हूँ तो मैं शेयर कर लूँ। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है इसको। और मैंने आपको एक वो मिसाल दे दी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की चल रही थी, और वो जब हमने 3 जगह से चेक करवाए तो वो AI जनरेटेड यानी वो फेक थी वो जो क्लिप था। तो इस तरह का तो देश है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर इन्होंने थोड़ी सी भी इधर उधर की तो ईरान का तो जो होना है वो होगा ही, फिर इजराइल पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ेगा। ये बात और इस बात की गंभीरता को इशाकडार बेहतर समझते हैं। उन्होंने सीधा कह दिया कि भाई हमारे वाले न्यूक्लियर एसेट जो हैं वो केवल हमारे लिए हैं, वो दुनिया में किसी के लिए नहीं है। इसके अलावा आपको यह समझना पड़ेगा, जो इजरायली फिगर है, लगातार इजराइल के बड़े मिलिट्री अफसर हैं जिनका यह कहना है कि अगर इस एफर्ट में, मतलब इस मिशन में जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है राइजिंग लायन ईरानियंस के खिलाफ, अगर इसमें अमेरिका आता है, अमेरिका की एंट्री होती है, तो फिर जो भी ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं इजराइल के लिहाज से वो सब कुछ विद इन अ वीक पूरा हो जाएगा, यानी ईरानियंस की कहानी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो लगातार आप देखो USS फोर्ड है, एयरक्राफ्ट करियर ग्रुप है, बैटल ग्रुप, इसको भी यूरोप की तरफ मोड़ दिया गया है, यानी कि इजराइल और ईरान के आसपास अमेरिकी नेवी के बैटल ग्रुप जो हैं, जो करियर बैटल ग्रुप्स हैं, उनका जमा होना शुरू हो गया है। हमने आपको बताया था साउथ चाइना सी से USS निमित्ज जो है वो भी मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है अमेरिका अब इस युद्ध में फाइनल एंट्री नहीं, एंट्री हो चुकी है। कोई दिख रहा है तो ही एंट्री मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको पता है इजराइल बगैर अमेरिकी मदद के इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम दे ही नहीं सकता है। इसके अलावा आपको यह समझना पड़ेगा, जो हम आपसे कह रहे थे, ये तमाम लोग जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े बड़े ईरानी कमांडर्स हैं। कोई एयरफोर्स में है, कोई वहां की थल सेना में है, कोई न्यूक्लियर वैज्ञानिक है। इन सब को इजराइल ने एकदम प्रिसिशन के साथ, पिन पॉइंट स्ट्राइक के साथ इन सबको की कहानी खत्म हो गई। ये क्यों हो पा रहा है? वो इसीलिए हो पा रहा है, या इजराइल का इंटेलिजेंस इतना पुख्ता उख्ता तो ठीक है, लेकिन अगर ईरान न्यूक्लियर पावर होता, अगर ईरान के पास ये एन वर्ड वाली ताकत होती, तो इस लेवल पर इतने बड़े अधिकारियों की, सेना अध्यक्षों की हत्या नहीं कर रहा होता इजराइल। चूंकि वो डिटरेंस नहीं है ईरान के पास, और यही कारण है कि इजराइल और अमेरिका दोनों लगातार ये ऑपरेशन चला रहे हैं। हालांकि इजराइल ये कहता है कि ईरान अगर न्यूक्लियर ताकत हो गया तो हमारे अस्तित्व को खतरा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर भी हम एक वीडियो अगला करेंगे, वो वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ये कहानी किस तरफ मुड़ती जा रही है, कि क्या ईरान का भी हाल इसके पड़ोसी देश इराक वाला होने जा रहा है?